गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून। AS11 सर फॉरेन एक्सचेंज की बात करता है। किस बात करता है? फॉरेन एक्सचेंज की। क्या यूटिलिटी है इस स्टैंडर्ड की? सोचो हमारी कंपनी की कोई फॉरेन में ब्रांच है। क्या है फॉरेन में ब्रांच? जिधर हमने लगभग 7,000 डॉलर का, तो सर 7,000 करोड़ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है। अब जिधर 7,000 करोड़ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है, राइट, तो क्या, राइट, अब जिस ओके, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 क्या है सर? अगर किसी कंपनी का ब्रांच है फॉरेन में, राइट, अगर किसी कंपनी की फॉरेन में ब्रांच है, तो क्या वो अपनी बैलेंस शीट में कैसे रिप्रेजेंट करेगी अमाउंट को? मतलब कि 70,000 करोड़ रुपीस इंडियन और 7,000 करोड़ डॉलर्स INR। INR में कन्वर्जन की रेट क्या होगी? INR में कन्वर्जन की रेट क्या होगी ये बताता है आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। कौन सी रेट यूज होगी कन्वर्ट करने के लिए? भाई उस कंपनी की बैलेंस शीट हमारे पास में डॉलर्स में है और इंडियन कंपनी की बैलेंस शीट P&L हमारे पास में किस में है? रुपीस में। तो कौन सी रेट लगा करके, देखो RBI की अलग रेट होगी, कस्टम्स की अलग रेट होगी, तो कौन सी रेट लगा करके हमको उसके ट्रायल बैलेंस को, हमको उसके P&L को कन्वर्ट करना है हमारे P&L और हमारी बैलेंस शीट के साथ मर्ज करने के लिए। तो दिस शोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 का क्या है? सिग्निफिकेंस है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? नंबर वन, विच रेट टू बी यूज्ड। इस स्टैंडर्ड के समझना ध्यान से, इस स्टैंडर्ड के 3 कंपोनेंट्स है। सबसे पहला, फॉरेन ट्रांजैक्शंस की, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस जो हैं उनकी रिकॉर्डिंग किस रेट पर होगी, नंबर वन। नंबर टू, फॉरेन में ब्रांच हो सकती है एंड दैट ब्रांच, आप लोगों ने किया है, दैट ब्रांच कैन बी IFO एज वेल एज NIFO, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन ब्रांच एंड नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन ब्रांच। तो IFO के ट्रीटमेंट कैसे होंगे, NIFO के ट्रीटमेंट कैसे होंगे, ये भी हम इस स्टैंडर्ड में सीखेंगे। और सर फॉरवर्ड एक्सचेंज जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो किस तरीके से, आपने पढ़ा है ना मेरे साथ में ऑडिट के अंदर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट, तो उनकी अकाउंटिंग कैसे होगी। तो 3 ब्रांचेस इस AS11 की क्या हो गई? नंबर वन, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग। नंबर टू, IFO और NIFO का इंटीग्रेशन, दैट इज ब्रांच अकाउंटिंग। एंड नंबर थ्री, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का कैसे हमको अकाउंटिंग करनी है। तो ये हो गई इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 की सिग्निफिकेंस। क्या होगी बोला? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 की सिग्निफिकेंस। क्लियर? हाँ, चलो समझ में आया। तो इस स्टैंडर्ड के 3 पार्ट क्या हुए बोलो? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग, नंबर टू ब्रांच अकाउंटिंग फॉर IFO NIFO सेपरेटली, एंड लास्ट, मतलब ब्रांच अकाउंटिंग पूरी इधर नहीं सिखाऊंगा तो तुमने सीख ली, बट सिर्फ IFO या NIFO जो ब्रांच है उसका ट्रायल बैलेंस कैसे कन्वर्ट करना है, डिफरेंस कहाँ जाएगा वो सिखाऊंगा। और अंत में हम सीखेंगे फ्यूचर्स और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कैसे डीलिंग होती है, कैसे प्रीमियम, कैसे डिस्काउंट की एंट्रीज होती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 का राइटिंग पार्ट, दैट इज AS11, राइट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 शोज, नाम में ही पूरी कहानी लिखी हुई है, बोलते हैं इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस, द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। और कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नया है, 2011 में लाए थे। कभी लाए थे? 2011 में। तो इसके आगे एक वर्ड लगा करके रखा है रिवाइज्ड। क्या लगा के रखा है? वर्ड रिवाइज्ड। ठीक है, सो इट इज द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट्स रिवाइज, दिस इज द नेम ऑफ द स्टैंडर्ड। प्यार से हम इसको बोलते हैं फॉरेक्स। क्या बोलते हैं? फॉरेक्स। इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, फॉरेक्स। यस और नो? अरे यस और नो? यस सर। आइए शुरू करते हैं। दिस स्टैंडर्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इट इज टू बी अप्लाइड फॉर 3 पर्पसेस। 3 पर्पस के लिए इस स्टैंडर्ड की सिग्निफिकेंस है देशवासियों। सबसे पहला, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, फॉरेन
exchange transactions. Number 2, sir, translating financial statement of foreign branch. Foreign branch का बैलेंस शीट और P&L का ट्रांसलेशन बोले सुनो, अरे ये सुनो। और फिर ये दो पार्ट में जाता है, आपने पढ़ा है क्योंकि ब्रांच अकाउंटिंग में IFO और NIFO, that is integral foreign operation and non-integral foreign operation. Is it clear everybody? And then it deals with accounting for forward exchange contracts. Accounting for forward exchange contracts. Accounting for forward exchange contracts. Is it clear everybody? Yes or no? Okay, sir, first thing we are going to start now. First part 1 of this standard is foreign exchange transaction. First branch of this standard, foreign exchange transactions. Okay, बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं, याद रखना आपके एंटरप्राइज के अंदर। पूरे साल फॉरेन डेटर को कुछ बेचा, फॉरेन क्रेडिटर से कुछ खरीदा, किसी ने आपको फॉरेन करेंसी का BR दिया, किसी को आपने फॉरेन करेंसी का BR इशू किया, राइट? सो ये सारे ट्रांजैक्शंस आर कवर्ड इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। सेल परचेज, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, डेटर, क्रेडिटर, लोन गिवन, लोन टेकन। हाँ, so all such transactions are covered under the first branch of this standard, that is ये सारे transactions first branch में covered है, that is foreign exchange transactions. Is it clear? अच्छा, ये मुझे बिल्कुल भी लिखाने की जरूरत नहीं कि foreign exchange transaction क्या होता है, that is denominated in foreign currency, लिखाने की जरूरत है नहीं है, right? हम यहाँ पर सीधा लिख रहे हैं examples. What are the things that are covered in foreign exchange transactions? तो यहाँ पर याद रखना, सबसे पहले it is buying and selling of goods and services, that is sales and purchases in foreign currency denomination. Sale and purchase in foreign currency denomination. दूसरा एग्जांपल मैंने अभी आपको क्या बताया बच्चों? Lending and borrowing in foreign currency. Lending and borrowing in foreign currency. Okay, तो लिखा lending and borrowing in foreign currency. Next example, lending and borrowings in foreign currency. Lending and borrowing in foreign currency. Is it clear? Then सर हमने बाहर की कोई एसेट खरीदी बेची, एक्विजिशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्रीज, ठीक है? एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ एसेट्स इन फॉरेन करेंसी। इन फॉरेन करेंसी सारे के सारे ट्रांजैक्शंस हैं फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। सारे के सारे कौन से ट्रांजैक्शन है बच्चों? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। इज इट क्लियर? समझना बहुत जरूरी है क्योंकि स्टैंडर्ड बड़ा है। लगभग क्या आज मतलब ट्यूसडे ही है ना? आज ट्यूसडे, अगले ट्यूसडे तक ये स्टैंडर्ड चलने वाला है, ठीक है? इतना वाइड है, इतने सारे क्वेश्चन हमको इस स्टैंडर्ड के करने हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स इन फॉरेन करेंसी। अब समझना ध्यान से, अकाउंटिंग सीखने से पहले हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि दो प्रकार के आइटम की यहाँ पर बात होती है। यहाँ पर इन ट्रांजैक्शंस में दो प्रकार के आइटम्स की बात होती है, एक होता है मॉनेटरी आइटम, एक होता है नॉन मॉनेटरी आइटम।
अगर आप ये मान के चलते हो कि मॉनेटरी आइटम जिसको पैसे में मेजर कर सके और नॉन मॉनेटरी जिसको आप पैसे में मेजर ना कर सके वो है तो आप गलत हो। यहाँ पर मॉनेटरी आइटम का मतलब है जिसके ऊपर या तो आपको कुछ अमाउंट मिलेगा नहीं तो कुछ अमाउंट पे करना है। ठीक है, मॉनेटरी आइटम मींस द आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस दैट इज टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। दैट इज टू बी क्रेडिटेड डेबिटेड और क्रेडिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। ऐसे आइटम को हम कहते हैं मॉनेटरी आइटम। क्या कहते हैं? मॉनेटरी आइटम, राइट। बेसिकली जो मॉनेटरी आइटम है उसका मैंने आपको पूरा कच्चा चिट्ठा मॉड्यूल में भी दिया है, बट आज हम जो मीनिंग डिस्कस कर रहे हैं, दोस आइटम्स विच आर रिसीवेबल और पेएबल इन फिक्स और डिटर्मिनेबल अमाउंट्स, इसे हम कहते हैं मॉनेटरी आइटम। क्या कहते हैं बच्चों? मॉनेटरी आइटम। सर मॉनेटरी आइटम एक ऐसा आइटम है जो कि या तो रिसीवेबल है या पेएबल है, एंड दैट इज डिटर्मिनेबल अमाउंट। दैट इज डिटर्मिनेबल अमाउंट। एग्जांपल, कैश मॉनेटरी है। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल बोलो, बिल रिसीवेबल क्या है? अमाउंट इज डिटर्मिनेबल ना, कितना मिलेगा कितना पे, बिल्स पेएबल मॉनेटरी है, राइट। क्रेडिटर्स मॉनेटरी है, डेटर्स मॉनेटरी है, रिसीवेबल और पेएबल इज फिक्स। इसे हम कहते हैं मॉनेटरी आइटम। क्या कहते हैं बच्चों? मॉनेटरी आइटम। ठीक है। देन व्हाट आर नॉन मॉनेटरी? अब स्टैंडर्ड ड्राफ्टिंग वाले कैसे लिखते हैं? आइटम्स अदर देन मॉनेटरी आर नॉन मॉनेटरी आइटम्स। क्या नहीं आया ऊपर? सर फिक्स्ड एसेट्स नहीं आई। क्या नहीं आई? फिक्स्ड एसेट्स नहीं आई। क्या फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट डिटर्मिनेबल फिक्स है? इट इज डिपेंडेंट अपॉन मार्केट कंडीशंस। आज ये टीवी लाए 50,000 रुपए का, फिक्स है कि 6 महीने बाद वापस 40,000 आ ही जाएंगे? नहीं है ना, बिकॉज द अमाउंट डिटर्मिनेबल इज नॉट फिक्स। इट इज डिपेंडेंट अपॉन मार्केट कंडीशंस, इट इज डिपेंडेंट अपॉन सिनेरियो, वैल्यूअर का रिपोर्ट लगेगा। यस और नो? तो फिक्स्ड एसेट्स ऑलवेज कौन सा आइटम होगा? नॉन मॉनेटरी। फिक्स्ड एसेट्स ऑलवेज कौन सा आइटम होगा? नॉन मॉनेटरी। आज तक देखो, अभी थोड़े कॉन्सेप्ट सिलने स्टार्ट हुआ, आज तक हमने मॉनेटरी क्या पढ़ा था? दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। नाउ टीवी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, स्टिल आइटम कौन सा है? इफ फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्टैंडर्ड, नॉन मॉनेटरी, बिकॉज अमाउंट डिटर्मिनेबल और पेएबल इज नॉट फिक्स। यस और नो? जिसका भी अमाउंट डिटर्मिनेबल और पेएबल फिक्स है वो मॉनेटरी है, वो मॉनेटरी है। वो क्या है? मॉनेटरी। और जिसका अमाउंट डिटर्मिनेबल और पेएबल फिक्स नहीं है वो कौन सा आइटम है? नॉन मॉनेटरी। कौन सा आइटम है? नॉन मॉनेटरी। समझ में आ रहा है क्या मॉनेटरी है और क्या नॉन मॉनेटरी? इस पर कई बार एग्जाम में 5 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन देते हैं। वो लेते हैं डेटर्स, चलो बताओ मॉनेटरी कि नहीं, क्रेडिटर्स मॉनेटरी है कि नहीं, स्टॉक मॉनेटरी, अच्छा बताओ स्टॉक मॉनेटरी है कि नहीं। स्टॉक ओवर द पीरियड क्या होती है? चेंज होती है, पक्का। तो इन्वेंट्रीज क्या है? नॉन मॉनेटरी है। वेरी गुड। इन्वेंट्रीज क्या है? अरे यार, इसलिए तो वैल्यूएशन प्रिंसिपल ऑफ इन्वेंट्री क्या कहता है? कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज। क्यों? बिकॉज अमाउंट डिटर्मिनेबल इज नॉट फिक्स। भाई आज जो बुक की स्टॉक आपके लिए हजारों रुपए की, आज अगर मैं डीटी की बुक आपको नहीं देता, ब्लैक एंड व्हाइट ही देता, तो आपके लिए उसकी कंसिडरेशन ज्यादा है, आपके लिए उसका सेटिस्फेक्शन मिलने वाला आपको उससे ज्यादा होगा। ऐसा ना? बट अगर वो डीटी की बुक मैं मेरे लिए बात करूँ तो मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ऐसा ना? बट आपके लिए कलर बुक का सिग्निफिकेंस ज्यादा था, तो किसी के लिए स्टॉक का इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा, किसी के स्टॉक का इंपॉर्टेंस कम होगा, बिकॉज अमाउंट डिटर्मिनेबल इज नॉट फिक्स। इज इट क्लियर? सो दैट आइटम इज कॉल्ड एज नॉन मॉनेटरी आइटम। ऐसे आइटम को हम क्या कहते हैं? नॉन मॉनेटरी आइटम। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? हाँ, क्या सुनो? चलिए लिख डालते फटाफट से, लिखें प्लीज, राइट डाउन एवरीबॉडी। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस और क्लासिफिकेशंस ऑफ आइटम्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एक ही बात है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स ऑफ ट्रांजैक्शन। समझना ध्यान से, दो प्रकार के आइटम है, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। Monetary and non-monetary. Those items which are receivable items
which are receivable or payables, item which are receivables or payables in cash, item which are payable or receivable, oh sorry, not in cash, in fixed or determinable amounts, in fixed or determinable amounts, items which are receivable or payable in cash, payable in fixed or determinable amounts, payable in fixed or determinable amounts of money, of money. एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं कैश, बिल रिसीवेबल, डेटर, क्रेडिटर, एटसेट्रा. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? 100% पक्का? हाँ. देन नॉन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी अदर देन मॉनेटरी. जब स्टैंडर्ड ने ऐसे लिखा तो हम भी ऐसे लिखेंगे ना, अदर देन मॉनेटरी आइटम्स आर कॉल्ड एज नॉन मॉनेटरी आइटम्स. सर इसका एग्जांपल लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, किसी को नहीं हजम होता एक बार में. तो ये फिक्स एसेट्स बोलते सर आज तक तो मनी मेजरमेंट कहता था, खेलते रहते थे हम. तो सुनो कि फिक्स एसेट्स मॉनेटरी है, मॉनेटरी है, मॉनेटरी है. इस स्टैंडर्ड ने आते ही क्या बना दिया? नॉन मॉनेटरी, बिकॉज द अमाउंट डिटर्मिनेबल और रिसीवेबल इज नॉट फिक्स. अरे यार 10,000 में जमीन खरीदी थी हमने पुराने घर वाली, यस और नो? 2 करोड़ में बेची है ना. ऑल फिगर्स आर इलस्ट्रेटिव. ओके चलो, यस और नो? कैपिटल गेन समझ गए? ये किस काम के नहीं तो ठीक है. ओ सॉरी रिकॉर्ड नहीं हुआ, सब मोह माया है. ठीक है चलो. फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज, ऊपर रिफंड अलग लिया 70,000 रुपए का पिताजी ने, ठीक है दिलवाया उनको मैंने. हाँ फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्रीज, इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स. अरे यार आज किसी इक्विटी में पैसा लगाओ तो क्या फिक्स है कि कितना पैसा मिलेगा? नहीं है ना. इट डिपेंड्स अपॉन मार्केट कंडीशन, यस और नो? अरे यस और नो? यस सर. इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स इज आल्सो व्हिच आइटम? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स इज आल्सो व्हिच आइटम? नॉन मॉनेटरी. सर ये क्यों इतना झमेला आप हमें बता रहे हो? ये इतना झमेला आपको इसलिए बताया जा रहा है देशवासियों क्योंकि मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी की अकाउंटिंग की रेट अलग अलग होती है. मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी की अकाउंटिंग रेट किस क्या होती है? अलग अलग होती है, यस और नो? पक्का? बोलो कोई डाउट? सर वो रेट भी बता ही दो. तो ऑल द ट्रांजेक्शंस, एक बार तो इनिशियल ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्डिंग है वो होती है ऑल द ट्रांजैक्शंस, जो भी मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी हो. अगर पहली बार बुक्स में रिकॉर्ड हो रहे हैं, अगर पहली बार बुक्स में रिकॉर्ड हो रहे हैं तो भले ही आइटम मॉनेटरी हो, भले ही आइटम नॉन मॉनेटरी हो, रिकॉर्ड होगा स्पॉट रेट पे. किस रेट पे रिकॉर्ड होगा? स्पॉट रेट, मतलब डेट ऑफ ट्रांजैक्शन वाली रेट, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन वाली रेट. सर what if ICAI does not gives a spot rate only? If ICAI does not gives a spot rate, who has told me average? Very good, genius व्यक्ति. You will get a chocolate tomorrow. Okay. So average rate. Very good. So all the transactions का initial recognition किस पे करना है देशवासियों? एवरेज रेट पर. अगर स्पॉट रेट ना हो तो, अरे स्पॉट रेट हो तो किस रेट पे करना है? स्पॉट रेट पे करना है. सर इसमें तो कोई मजा नहीं आया, फिर हम मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी खेले ही क्यों? तो मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी इसलिए खेलना है क्योंकि जो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करना है, जो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करना है. अरे यार डेटर बुक्स में रिकॉर्ड करा 60 रुपए डॉलर पे है, आज उस डॉलर की रेट 65 हो गई तो डेटर भी बढ़ गया ना, डेटर भी तो बढ़ गया.
या क्रेडिटर मान लो रिकॉर्ड किया 60 रुपए रेट पे, $1,000 का क्रेडिटर था, तो 60,000 रुपए तुमने रिकॉर्ड किया बुक में है। आज जो पे करोगे, आज जो बैंक से तुम डॉलर खरीदने जाओगे, तो बैंक क्या 60 रुपए रेट कोड करेगा? नहीं ना, बैंक ने रेट मान लो 55 रुपए कोड कर दो तो तुम्हारा फायदा है। बैंक ने रेट कोड की 62 रुपए, 62, तो तुम्हारा नुकसान है। तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन मॉनेटरी आइटम्स का, क्योंकि प्रूडेंस इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? प्रूडेंस। डेटर बढ़ा, डेटर कम हुआ, डेटर बढ़ा, क्रेडिटर कम हुआ, राइट। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन मॉनेटरी आइटम्स का होता है देशवासियों क्लोजिंग रेट पर। इस पर होता है क्लोजिंग रेट। क्लोजिंग रेट कौन सी? 31 मार्च की जो रेट है। मतलब कि मान लो 1 जनवरी को मैंने अभिषेक को ये माउस बेचा, चूहा, ये माउस बेचा, ठीक है, तो बहुत पसंद है माउस, ठीक है, नहीं खाता नहीं है, माउस से खेलता है ये, ठीक है। तो सुनो, 1,000 रुपए पर डॉलर की रेट थी, $1,000 का माउस है, $1,000 का माउस है। 60 रुपए पर एक बार मैं एंट्री करूंगा अभिषेक अकाउंट फॉरेन डेटर, अभी अभिषेक इज अ फॉरेन डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, 60 रुपए की रेट, ठीक है। अब मान लो मुझे जो मिलेगा, जो रिसीवेबल है, वो अगर ड्यू डेट पर मान लो 1 अप्रैल को मिलना है, तो नेक्स्ट ईयर इस साल क्लोजिंग पर रेट जाएगी, इस साल वापस से क्लोजिंग पर रिकॉर्डिंग होगी। मतलब इस साल की क्लोजिंग मान लो हो गई थी 62, तो इसको 2000 से मैं बढ़ा दूंगा, इसको मैं 2000 से बढ़ा दूंगा। ऑल मॉनेटरी आइटम्स आर ट्रांसफर्ड एट क्लोजिंग रेट, राइट। और मान लो ड्यू डेट पर डॉलर की रेट 61 थी, क्या थी? 61, तो अभी रिसीव करना है बैंक में कितना? 61। इसको क्लोज, अब ये कितने पे क्लोज हो चुका है? 62 पे आ चुका है, ये 60 पे रिकॉर्ड हुआ था, $2 से बढ़ाया तो ये 62 पे आ गया, तो ये क्लोज 62 पे होगा। डिफरेंस पीएनएल में डेबिट होगा, डिफरेंस पीएनएल में क्या होगा? डेबिट। समझ में आ रही है? अकाउंटिंग को विजुअलाइज कर पा रहे हो हाउ इट इज डन? हाँ, तो इनिशियल रिकॉग्निशन मॉनेटरी आइटम का किस रेट पर होगा देशवासियों? इनिशियल तो दोनों का ही स्पॉट पे होगा, इनिशियल तो दोनों का ही स्पॉट पर होगा, लेकिन सब्सिक्वेंट क्लासिफिकेशन मॉनेटरी आइटम्स का किस पर होगा? यूजिंग एक्सचेंज रेट एट बैलेंस शीट डेट, यूजिंग एक्सचेंज रेट एट बैलेंस शीट डेट। बोले सुनो, अरे ये सुनो सर, व्हाट अबाउट फिक्स्ड एसेट्स? दीज आर द एसेट्स द नॉन मॉनेटरी विच द अमाउंट डिटर्मिनेबल और पेबल इज नॉट फिक्स। अभी इसका क्या रामायण है? इसकी रामायण ये है कि अगर आपने आइटम को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रखा, मतलब कभी भी जीवन में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं किया, तो वो कॉस्ट पे ही चलेंगे। इस पे चलेंगे कॉस्ट पे ही, कॉस्ट पे ही मतलब डेट ऑफ ट्रांजैक्शन वाली रेट पर ही चलता रहेगा, इसको आपको क्लोजिंग पर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। बट व्हाट अबाउट इफ यू आर कैरिंग देम एट फेयर वैल्यू? यू आर कैरिंग देम एट, वैसे इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू कीप द एसेट्स एट फेयर वैल्यू, है ना। रिवैल्यूएशन के थ्रू आप फेयर वैल्यू पर अगर फिक्स्ड एसेट्स को रखते हो, तो आपको ज्यादा जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा उन्हें बेचने के लिए, है ना। तो उस डेट की रेट ले लेना जिस दिन फेयर वैल्यू डिटरमाइन की गई हो, उस दिन की रेट लेना जिस दिन फेयर वैल्यू डिटरमाइन की गई हो। ये हमने फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग का टेक्स्ट भी पढ़ लिया। समझ में आया अच्छे से? पक्का? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या परचेज सेल्स ये अकाउंट्स मॉनेटरी होते हैं कि नॉन मॉनेटरी होते हैं, कि कुछ भी नहीं होते इनमें से? परचेज सेल्स क्या पेबल है? परचेज सेल्स दीज आर नॉमिनल अकाउंट्स। ये सिर्फ नहीं, परचेज सेल दीज आर नॉट मॉनेटरी आइटम्स। मॉनेटरी आइटम इज व्हाट? दैट इज रिसीवेबल और पेबल इन कैश और इक्विवेलेंट। वेदर परचेज इज पेबल इन कैश? नो। तो याद रखना, स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करता है? अब स्टूडेंट क्या करता है, एग्जाम में डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल एंट्री मारी, अभिषेक को $60 पर रिपोर्ट करा, वो क्या करते हैं, सेल्स को भी $2 से बढ़ा देते हैं। अरे कहाँ से बढ़ेगी सेल्स? सेल्स कहाँ से बढ़ी बताओ? सेल्स थोड़ी ना बढ़ी, डेटर अमाउंट बढ़ा है, अमाउंट रिसीवेबल बढ़ा है ना $2 से, तो सिर्फ अभिषेक बढ़ेगा $2 से, सेल्स को मत बढ़ाना। समझ में आया? मतलब कि आइटम्स ऑफ नॉमिनल नेचर, आइटम्स ऑफ नॉमिनल नेचर आर नॉट मॉनेटरी, दे आर नॉट नॉन मॉनेटरी ऑल्सो। यस और नो? मॉनेटरी में परचेज सेल्स फिगर्स ये सब मत ले लेना गलती से भी। भाई एक सीधी सी बात है, अगर मैंने $60 पे अभिषेक को रिसीवेबल बुक किया, तो क्या ईयर एंड पर मेरी सेल भी $2 से बढ़ी क्या? नहीं बढ़ी ना, सिंपल सा लॉजिक है यार।
तो याद रखना सिर्फ मॉनेटरी को क्लोजिंग पे लाना है, सेल परचेज इन आइटम्स को क्लोजिंग पर मत ले आना, ऐसी गलती मत करना। नहीं तो क्या होगा, इधर तुमने डेटर बढ़ाया $2, उधर सेल बढ़ा दी, तो डेटर बढ़ाया $2 डेबिट करा, सेल बढ़ाने के लिए सेल को क्रेडिट करोगे तो डेबिट क्रेडिट न्यूलीफाई नहीं हो गया है? मतलब तुम क्या करना चाहते हो, तुम इधर से डेटर $2 से बढ़ाना चाहते हो, उधर से सेल को $2 से बढ़ाना चाहते हो। इधर डेटर $2 से डेबिट बैलेंस बढ़ा, उधर सेल $2 से क्रेडिट बैलेंस बढ़ा, तो दोनों बड़े बड़े, मतलब नेट इफेक्ट 0, मतलब एएस का इफेक्ट 0, फिर ऐसे ही देता है 0। यस ना? परचेज सेल इन फिगर्स को मत बढ़ाना, इनकम एक्सपेंसेस इनको मत बढ़ा देना पागलों की तरह। यस नो? हाँ पक्का, सिर्फ मॉनेटरी आइटम्स बढ़ेंगे। तो आई थिंक इतने समय के डिस्कशन के बाद आपको क्लियर हो चुका है मॉनेटरी आइटम क्या है और नॉन मॉनेटरी आइटम क्या है। समझ में आया? चलिए, जितना भी पढ़ा इसको हम लिखेंगे कल। आज आराम से रोमिल सर की क्लास होने दो 2 बजे तक, एंड देन वी विल स्टार्ट विद एसएम। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीबॉडी।